80C की ले रहे हैं, 80D की ले रहे हैं, HRA की ले रहे हैं, लोन की ले रहे हैं, और वो अमाउंट आपका 3,75,000 से ऊपर जाए तो मेरे हिसाब से अभी भी ओल्ड स्कीम बेटर है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि वित्त मंत्रालय नहीं चाहता कि ओल्ड पॉलिसी की तरफ लोग बढ़ें, सरकार चाहती है कि न्यू पॉलिसी की तरफ ही लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ें? क्योंकि ओल्ड पॉलिसी का मतलब तो ये भी होता था कि लोग इन्वेस्ट करते थे, लोग सेविंग करके रखते थे कि हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहा है, वो हेल्थ पॉलिसी ले रहा है, अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ पॉलिसी ले रहा है, होम लोन ले रहा है ताकि टैक्स बेनिफिट मिल सके। न्यू टैक्स पॉलिसी में ऐसा नहीं है। तो क्या सरकार मानकर चल रही है कि ओल्ड टैक्स पॉलिसी को ज्यादा प्रमोट ना किया जाए? क्या ये मकसद है इसका? लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन ये मेरे हिसाब से ठीक है कि नहीं, ये सवाल देखने वाला है और आगे पता लगेगा। ठीक, एक फाइनेंस मिनिस्टर ने और पॉइंट बोला था, 2/3 पीपल आर टेकिंग दी न्यू रेजिम। मेरे हिसाब से वो आंकड़ा ठीक नहीं लगता, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि ओल्ड स्कीम के अंदर लोग ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, और आप देख लीजिए पेंशनर्स हैं, वो सीनियर सिटीजन हैं, वो अभी भी इन्वेस्टेड है। मनोज सर, आप कैसे इसको डिकोड करेंगे सर? कैसे आप समझते हैं जो ऐलान किया सरकार वित्त मंत्रालय ने? देखिए, अगर हम ओवरऑल बात करें, मतलब कि जो भी पूरा है, तो इस बारी जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे और जैसा इकोनॉमिक सर्वे में भी था कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है और इस बजट में उस अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। जी, भले ही ये पहला कदम है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। जैसे कि हम सुबह भी कह रहे थे कि जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग में आपने पीएलआई स्कीम करी हुई है, प्रोटेक्शन लिंक जो इंसेंटिव है वो आपने दिया है, उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव भी होना चाहिए। तो ये हम आज सुबह ही डिस्कस कर रहे थे और बजट में अगर हम देखते हैं तो वही एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव भी का भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। इस बजट में 2 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट का जो अनाउंसमेंट किया है, उसमें एक बहुत ही जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जो भी कंपनी किसी को इन्वेस्टमेंट देती है नए उसको एम्प्लॉय को, तो उसको 15,000 रुपए का उसको गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। और ये सारा का सारा ये जो ईपीएफओ कंपनी में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, उनको वो मिलेगा, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। और ये उन्होंने अलग अलग तरीके से दिया है कि या तो वो जो एम्प्लॉय है उसके प्रोविडेंट फंड में 3,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 2 साल के ले देंगे। जी, तो ऐसे करके अलग अलग तरीके से उन्होंने दो तीन स्कीम निकाली है। तो बेसिकली जो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा स्टेप है जो हम कह रहे थे कि जो हम बात करते थे कि जॉबलेस ग्रोथ। तो ये जॉबलेस ग्रोथ को इस तरीके को इन स्कीम्स के तहत उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। और ये बजट छोटा नहीं है, ये 2 लाख करोड़ का बजट है। मेरा पॉइंट और ऐड करना है उसमें जो आप लगातार फोकस भी कर रहे थे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी बहुत फोकस रहा। शुरुआत से ही हमने देखा कि एग्रीकल्चर को लेकर भी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं और एज वेल एज एमएसएमई पे भी बहुत ज्यादा फोकस करती हुई दिखी। देखिए, ऐसा है कि पहले हमारे पास जैसे ही होता था तो जो बजट की कॉपी थी इंटरनेट में आती थी, लेकिन अब तो मतलब जो भी है हमने टीवी में ही सुना है। मेरे ख्याल से जो एलोकेशन है R&D के लिए, जहां तक मैंने सुना है वो 1 लाख करोड़ का है। हो सकता है कि वो कुछ अलग हो, है ना, क्योंकि हम लोग बाकी भी अपना काम कर रहे थे और बजट भी सुन रहे थे। तो ये, लेकिन अगर ऐसा है तो ये एलोकेशन बहुत ज्यादा है। जिस लेवल की आज सुबह एनके सिंह जी का भी जो कंसर्न थे कि हमारे यहाँ R&D में खर्चा बिल्कुल नहीं होता है, और जो एग्रीकल्चर का एनके सिंह जी ने एग्जाम्पल दिया था, तो उस तरीके से अगर हम हर सेक्टर को देखें, चाहे वो और ये जो फंड था, ये फंड का एलोकेशन जहां तक मैंने सुना था गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट तो है, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने के लिए भी था वो। अगर ऐसी बात है तो R&D का जो रिक्वायरमेंट है, अगर हमारे R&D में इन्वेस्टमेंट होने लगे तो मेरे ख्याल से हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। आज की डेट तक हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? IT में हम बहुत बड़े हैं, लेकिन एक भी पेटेंट हमारे पास नहीं है। मेक इन इंडिया जैसे गूगल है, मैन्युफैक्चरर जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, सबके पास है। हमारे पास एक भी कंपनी ऐसी नहीं है, एक भी प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है जो कि मेक इन इंडिया हो। तो मेरे ख्याल से ये था, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एलोकेशन किया है। लेकिन सबसे बड़ी स्टोरी जॉब की है। दूसरा एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज करी है कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को वो इंटर्नशिप के लिए जो स्कीम है, उसमें जो टॉप 500 कंपनीज हैं, उसमें जो 1 करोड़ जो लोग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, तो उनको वहाँ वो इंटर्नशिप कराएंगे और उसका जो पैसा है उस इंटर्नशिप में 5,000 रुपए पर मंथ का भारत सरकार देगी। वन टाइम पेमेंट 6,000 रुपए का और 10% जो है। हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रमोद बत्रा है डेलोइट इंडिया से, जो हमें समझाएंगे कि इस टैक्स का मतलब क्या है। साथ ही साथ अनिल राजदान साहब जुड़ रहे हैं
आप सेक्रेटरी रह चुके हैं एनर्जी के। राजदान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने सुना होगा वित्त मंत्री को, किस तरीके का बजट आपको लग रहा है, खासकर एनर्जी के सेक्टर में? वित्त मंत्री ने कहा कि सूर्य घर मुफ्त बिजली जो योजना है सोलर रूफटॉप पैनल की, उस पर लगातार फोकस किया जाएगा। 1 करोड़ घर में वो पैनल लगाए जाएंगे जिससे 300 यूनिट की जो बिजली है वो हर महीने मुफ्त मिल सके। इनकरेजिंग न्यूज है, मगर मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था जी, ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे लिए जो इकोनॉमिक सर्वे जो जारी हुआ है कल, वो मैं समझता हूँ बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट है गवर्नमेंट थिंकिंग में। और उसमें जो इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्लाइमेट चेंज के फंडिंग के बारे में, क्या खराबियां हैं इंटरनेशनल थिंकिंग में इस बारे में कि हमारी नीड्स हैं, तो उन चीजों को देखते हुए मैं समझ रहा था कि ये बजट और ज्यादा काफी रेवोल्यूशनरी होगा। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं थोड़ा ज्यादा हो सकता था। इंडिजिनस मैन्युफैक्चर के ऊपर हमें बहुत ज्यादा एम्फोसिस देना चाहिए जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर मैं समझता हूं हमें जो अभी भी जो आंकड़े रखे हैं जी, वो कम है। ठीक है, अच्छा। और अगर हम खास जी जो लोग इन्वेस्ट करें इन स्टॉक्स ऑफ कंपनीज जो कि न्यू एनर्जी सेक्टर की तरफ जा रही हैं, स्टोरेज की तरफ जा रही हैं, उसमें आप स्पेशल इंसेंटिव दे सकते थे, ना कि अक्रॉस द बोर्ड जैसे कोई इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स। राजदान साहब, 21,000 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन क्या सही सुन पाया तो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, क्या आपको लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? हाँ, वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है और उसमें अब ये देखने वाली बात है कि ये इसमें प्राइवेट सेक्टर का कितना डाला हुआ है और पब्लिक सेक्टर का कितना डाला हुआ है। एक तो हमें न्यूक्लियर की अपनी एक्सपेंशन काफी करनी पड़ेगी जी, किक स्टार्ट जिसको कहते हैं, कुछ सेक्टर्स को हमें बहुत सब्सटैंशियली करना पड़ेगा। क्या अपॉर्चुनिटी की कमी दिखी है? अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आ जाए, बजट आता उनके पास कोई ऑप्शन होता पॉजिटिव, तो शायद वो और लुभा सकते थे। जी, मैं समझता हूं कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसमें ले लेना चाहिए था। जैसे सरकार ने कहा है कि हम कोल बेस्ड प्लांट्स पे हम ज्यादा करेंगे इन द कमिंग ईयर्स, बिकॉज हमें रियलाइजेशन है कि जो हमारा बेस लोड कैपेसिटी है ये वो कम है। न्यूक्लियर उस स्पेस से ऊपर नहीं आ सका है। मैं कई सालों से कह रहा हूं कि जैसी चाइना जैसी कंट्री है, इसके साथ हमारा थोड़ा कंपैरिजन है क्योंकि ग्रोइंग नीड्स है। वो न्यूक्लियर बेस लोड की तरफ आज से 10-15 साल से तेजी से काम कर रहे हैं। ठीक है, आप करें कि 2008 में जिस मुद्दे पर सरकार गिरते गिरते बची, 2024 तक आते आते उस पर उतना काम नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। राजन साहब, आप बने रहिएगा सर। हमारे साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, प्रमोद बत्रा साहब। प्रमोद बत्रा साहब, मैं नई टैक्स पॉलिसी के तहत अपना ITR फाइल करता हूँ। अगर आप मुझे सरल शब्दों में बता सकें कि मुझे कितना फायदा होगा सर और कैसे होगा अलग अलग टैक्स में? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? नई टैक्स पॉलिसी के तहत जो लोग अपना रिटर्न फाइल करते हैं उनको अब नए टैक्स स्लैब में, जिसका ऐलान वित्त मंत्री ने किया है, कैसे कितना फायदा होगा? तो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा है कि इस साल जो नए टैक्स स्लैब्स बनाए हैं उसके अंदर 17,500 रुपए पर इंडिविजुअल उनको बेनिफिट होगा। तो स्लैब्स को वाइडन कर दिया गया है, तो उसका इंसेंटिव, उनका बेनिफिट विल बी पास ऑन टू द इंडिविजुअल, विच इज 70,500 रुपीज। बट इफ आई वर टू टॉक अबाउट द जनरल अदर टैक्सेस, मैं आपको कैपिटल गेन्स टैक्स जो है उसको 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल, विच इज ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को 15 से 20% कर दिया गया है। बट अगर हम पूरे, अगर फाइनेंस मिनिस्टर जी का वो देखें, उनका जो फोकस है, फोकस इज टू रिड्यूस द लिटिगेशन। उन्होंने विवाद से विश्वास स्कीम इंट्रोड्यूस करने की बात करी है, उन्होंने ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट्स को रिड्यूस करने की बात करी है,
उन्होंने फॉरेन कंपनीज के टैक्स रेट को रिड्यूस करने की बात करी है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो रीअसेसमेंट है यानी कि जो आपका एक असेसमेंट जब कंप्लीट हो जाती है फिर से खोलने के लिए उन्होंने जो प्रावधान लाया है पिछले सालों के अंदर 2 साल पहले उन्होंने 3 साल पहले 6 साल होता था फिर 3 साल और 10 साल का पीरियड किया उसको रिड्यूस करके उन्होंने 5 साल का पीरियड कर दिया जहाँ पे सर्च और सीजर होगा वहां पर ही 6 साल होता है सिंह सर विच इज अ वेरी वेलकम ये पूरा ओवरऑल बजट को सबसे पहले मैं चाहता हूँ उसको एवोल्यूट कीजिए क्योंकि देखिए मिडिल क्लास को लेकर बहुत विजन था किसानों को लेकर बहुत फोकस था गृहिणियों को लेकर बहुत फोकस था रोजगार को लेकर बहुत फोकस था मुद्दे बहुत सारे थे न्यू टैक्स स्लैब के ऊपर ही ज्यादा फोकस दिखा टैक्स स्लैब के ओल्ड रिजिम पे बात नहीं हुई इसको क्या आप ओवरऑल कैसे देख रहे हैं नहीं पूरा अगर ये बजट स्पीच आप सुने तो इसको बड़े गौर से आपको देखना है कि बहुत डिमांड्स होती है तमाम जो सेगमेंट्स है इंडस्ट्रीज है एग्रीकल्चर है तमाम ये डिमांड्स आते हैं अब सरकार की दिक्कत ये है कि पॉलिसी के तहत क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ज्यादा वो दे या इमीडिएट जो कंसर्न है उसको एड्रेस करे आप गौर से देखिए टैक्स के लिए था कि भाई टैक्स रिजीम थोड़ा चेंज होना चाहिए तो एक एडिशनल स्लैब उन्होंने 12 लाख का करके और कुछ एसुएज किया है जो फीलिंग्स थे उसमें कुछ हल्का सा किया है कोई बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा तो आप इनडायरेक्ट में जीएसटी में महंगाई बढ़ जाती है तो ले लेते हैं तो इसलिए हमारा कंसर्न होना चाहिए कि उसमें क्या किया है और ये बड़ी अच्छी बात है कि 1 करोड़ लड़कों को जो जॉब में आएंगे उनको इंटर्नशिप 1 साल की 500 जो टॉप कंपनीज हैं उसमें सरकार देगी और 5,000 रुपए महीना देगी 5 साल में तो मैंने कैलकुलेट किया तो हर साल 60,000 करोड़ सरकार को देने पड़ेंगे आप यूं समझ सकते हैं कि 20 लाख हर साल ये लड़के इंटर्नशिप में जाएंगे इन 500 कंपनियों में तो ये मेरे ख्याल से एक लड़कों को इंसेंटिवाइज करने का और दूसरा जो मनोज जी ने बड़ा बढ़िया सवेरे कहा था मुझे बल्कि तारीफ करनी होगी कितना सही असेसमेंट था कि जॉब अगर आप दे रहे हैं तो इसको इंसेंटिवाइज किया जाए इंडस्ट्रीज को कि भाई आप जॉब देंगे तो हम ये सुविधा देंगे क्योंकि कॉर्पोरेट पे अभी जो आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा कॉर्पोरेट पे यही आरोप लगाया गया कि भाई प्रॉफिट तो तुमने 4 गुना कर दिया 3 साल में लेकिन जो जॉब्स क्रिएशन था जिसके लिए मशीनरी लेना था जिसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना था उसकी जगह तुम मकान और दुकान खरीदते रहे अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते रहे तो ये कहा जा रहा है अब इंडस्ट्री से कि आप जॉब दीजिए लड़कों को हम उनको इंटर्नशिप का पैसा देंगे और आपको प्रोविडेंट फंड में हम रिलैक्सेशन देंगे 3% का ये सब चीजें जो की है ये नया एटमोस्फियर बनाएगा जॉब कॉर्पोरेट को जॉब के प्रति उत्साहित करेगा मनोज सर 11 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर जीडीपी का 3.4% के आसपास बजटरी एलोकेशन इसका क्या मतलब होने जा रहा है सर आने वाले देखिए ऐसा है कि इस गवर्नमेंट का फोकस पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में पहले भी था अभी भी है और एक इंडिकेशन है कि आगे आने वाले टाइम में भी वो रहेगा और अगर हम देखें तो दूसरा बजट में देखो अनुराग क्या खास बात है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है अब मेरे ख्याल से ये जब इलेक्शन हुआ इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट को ये मालूम चल गया कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है जिसको टैकल करना बहुत जरूरी है अगर हम बजट की एक एक चीज देखें आज तो ऐसा लगता है कि एक एक चीज का जो फोकस था वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़े वो लेकर है अगर हम कस्टम ड्यूटी की बात करें तो उन्होंने टेलीकॉम इक्विपमेंट में कस्टम ड्यूटी को उन्होंने इंक्रीज कर दिया तो और उसका बेसिकली रीजन ये था ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो टेक्सटाइल जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जी तो वहाँ उन्होंने उसके लिए जो मशीनरी होती है और उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसमें उन्होंने कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया उसी तरीके से एमएसएमई में क्रेडिट गारंटी स्कीम की बात कर रहे हैं एमएसएमई में जो स्कीम्स हैं उन लोगों ने वो दी हैं जी और उस तरीके से उनका फोकस ये है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े तो वो सारे के सारे इंसेंटिवाइज उन्होंने किया है और बाकी और ये जो डायरेक्टली जो 2 लाख करोड़ का जो एलोकेशन जो मनोज जी हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए पर उनका भी रिएक्शन यहाँ पे लेते हैं अजय दुआ साहब है फॉर्मर सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अजय जी कैसे इस बजट को आप देख रहे हैं ओवरऑल नमस्कार जी मैं इसको बहुत सराहनीय सरकार का सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने जो चीजें देखी हैं कि त्रुटि है देश में जिसकी जो जरूरत है उन सबको
एड्रेस करने की कोशिश की है। मैं प्रयत्न कह रहा हूँ कि एड्रेस हो गई, पूरी सक्सेसफुली हुई, वो देखना पड़ेगा। पर सरकार ने जो एम्फेसिस दिया है वो सब ठीक डायरेक्शन में दिया है। क्या चीजें हैं ये दो तीन चार? एक, कृषि और ग्रामीण भाग। अभी तक बोलते रहते थे हम सब लोग कि कृषि की तरफ थोड़ा और ये ग्रामीण की तरफ तवज्जो सरकार ज्यादा दे। अभी तक इतना बजट एलोकेशन या स्कीम्स इतना सपोर्ट नहीं आया था। इस बारी पहली बारी बजट में प्राधान्यता नंबर 1 फोकस पॉइंट निर्मला सीतारमण जी का था रूरल डेवलपमेंट और कृषि। मैं उसी तक कहूँगा तो सरकार ने दूसरा ये कह के प्रधानमंत्री जी ने कल परसों बोला भी था और कि अपनी गारंटी में भी उन्होंने इनको इंक्लूड किया नौकरियां बढ़ाने का। ये पहली बारी हम सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कुछ बंधन डाला है कि आपने इतने लोगों को अपनी अप्रेंटिसशिप स्कीम या नौकरी में लेना है, हम भी आपकी मदद करेंगे और आपको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड की तरफ से, आपको पैसा डालेंगे और हम अपनी तरफ से भी उनको कुछ पहले साल के नौकरी के लिए दिया जाए। ये दो सबसे बड़ी चीजें मेरे हिसाब से देश में जरूरत थी और वो दी गई है। तीसरा, अभी तक एम्फेसिस गवर्नमेंट लेड जिसे कहते हैं कि सरकार ने लीड देके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे थे उसको कम बिल्कुल नहीं किया। चाहे ये कहते कि प्राइवेट सेक्टर की अब जरूरत है कि वो आए और वो खर्चा करे, उनसे अपील जरूर की है, उनके लिए कोई माहौल बनाया है। वो माहौल काफी है कि नहीं उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, पर सरकार ने उसी दिशा में अपना जो 11 लाख ठीक है 11 लाख नितिन बैजल सर, लाख करोड़ का रखा। नितिन बैजल सर, एक पॉइंट मैं इसको सरल भाषा में जरा समझा दीजिए। क्या मध्यम वर्गीयों को लेकर जितने अनुमान किए जा रहे थे कि उनको राहत मिलेगी, वो राहत नजर आ रही है क्या टैक्स स्लैब? देखिए कुछ चीजें तो ऐसी करी हैं। मध्यम वर्गीय में भी अगर आप देखते हैं, आजकल आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ाई करने जाते हैं। एक स्पेसिफिक प्रोविजन है जो इसके अंदर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता है अगर आप बाहर भेजते हैं बच्चों को। तो अगर 7 लाख तक का अगर आपने खर्चा किया है उनकी पढ़ाई के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर, तो उसके ऊपर 5% से 0 to 5% लगता है 7 लाख का अमाउंट है। उससे अगर ऊपर अगर आप पैसा खर्चते हैं तो 5% और 20% TCS लगता है। और टैक्स कलेक्टेड सोर्स होता है वो फिर आपको कब मिलेगा, वो प्रोसेस है पूरा, एक रिफंड में समय लगता है। अब उन्होंने इसको प्रावधान को सैलरी के अंदर लेके आ गए हैं। इसका मतलब अगर जैसा आपका TDS होता है तो ये TCS का प्रोविजन भी TDS का कंप्लाई करेंगे तो आपको रिडक्शन तभी मिल सकती है, आपको इतना लंबा वेट नहीं पड़ेगा। क्या प्रोसेस होगा? तो ये मिडिल क्लास के लिए ये बहुत अच्छी चीज करी है। लेकिन जो हमने पहले भी बात करी थी, कोई भी 80D मेडिकल के कॉस्ट इतने हाई हो रहे हैं उसमें कुछ टच नहीं किया है। 80 से आज 10 साल हो गया, कुछ हुआ तक। हम समझ सकते हैं कि नए स्कीम को ही इनको प्रोग्रेस कराना है, लेकिन जो पुराने लोग इन्वेस्टेड है वो क्या करें? क्या ये एनपीएस को भी प्रमोट करती है जो नई टैक्स रिजीम है? क्या ये एनपीएस को प्रमोट करती है? वो करती है। एनपीएस का फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और इस बार एक चीज अच्छी करी है, पहले 10% का बेनिफिट मिलता था, अब वो 14% कर दिया, क्योंकि वो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया और उनका कंट्रीब्यूशन 14% की है। पहले उन्हीं को बेनिफिट 14 तक मिलता था, हमारे को 10 तक मिलता था, अब 10 को 14 तक। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर ये न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है ना। HRA में आपको कोई ग्रेस नहीं, कोई नहीं, वो तो सब ओल्ड स्कीम में है। नई स्कीम में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है। मतलब रोहित अपने स्तर पर सवाल पूछना चाह रहे हैं कि इनके लिए नई टैक्स पॉलिसी बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारे को ये एप्लीकेबल होता है। सवाल बार बार आ रहा होगा और उसको बचाए थे इसलिए। बिल्कुल। लेकिन मनोज सर, हम फीचर एंड ऑप्शन का जिक्र सुबह कर रहे थे और आपने चिंता जताई थी, उसको लेकर वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया है उसका STT बढ़ाने का। कुछ उन्होंने ऐलान किया है जिसमें फीचर्स पे और ऑप्शंस पे 0.02% शायद और 0.01%। हम सही दिशा में जा रहे हैं जिस तरीके की चिंता थी फीचर एंड ऑप्शन को लेकर? हाँ, देखिए ऐसा है कि जो सरकार की जो चिंता थी, सेबी भी कभी पहले कहना था और इकोनॉमिक सर्वे में भी था
कि जो स्टॉक मार्केट में जो पैसा आ रहा है, रिटेल इन्वेस्टर जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, खासतौर से डे ट्रेडिंग में जो लोग करते हैं, वो उसको एक जुए की जो गैम्बलिंग की जो इंस्टिंक्ट होती है, वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए भी वो काम कर रहे हैं और काफी टाइम पर उनकी जो नॉलेज है वो भी कम होती है। तो और दूसरा हमारे एक बड़ा मिसमैच है जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है और जिस तरीके से स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है, तो उसमें ही एक पूरा मिसमैच है। और यही चीज देखते हुए मतलब कि जो डे ट्रेडिंग को तो डिस्करेज करने की कोशिश करी ही है और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसको भी उन्होंने 15% से 20% तक इंक्रीज किया है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की देखें तो लॉन्ग टर्म में डिटेल तो अभी आएंगे, लॉन्ग टर्म में भी उन्होंने कुछ असेट जो क्लासेज हैं उनका जो 12.5% है 12.5 तो करा ही करा। हाँ। और उनका पीरियड 1 साल से 2 साल भी कर दिया। 2 साल। हाँ, तो ये भी मेरे को लगता है कि जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं, हाँ। वो उनके लिए वो थोड़ा डिस्करेज करने वाली एक प्रमोद बात। प्रमोद बत्रा साहब, ये जो सेंसेक्स की हम सारी टैली देख रहे हैं जो अभी रेड नजर आ रही है हमें, उसके पीछे की वजह क्या यही है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन्स में ऐलान किया है वित्त मंत्री ने? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर 15 से 20% कर दिया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 10 से 12.5% कर दिया है. सो दैट्स व्हाई प्रोबेबली द मार्केट इज नॉट पॉजिटिव अबाउट इट एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ हाई इंक्रीज. अच्छा, सैयद आमिर का रुख कर रहा हूं, उनके साथ भी प्रतीक जैन एक मेहमान बैठे हुए. सैयद, जरा पूछिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पे चर्चा हो रही है इस बजट के बाद, इस पे कहां पे हम अपने आप को समझे कि हाँ, गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्टेशंस था वो पूरा हो गया. देखिए, ये तो बात रही डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की. अगर इनडायरेक्ट टैक्स में देखें और खासतौर पे अगर हम कस्टम ड्यूटीज को देखें तो उसमें क्या बदलाव किया गया, उससे क्या फायदा हुआ. गोल्ड पर फैसला लिया गया, चांदी पर फैसला लिया गया. उसके अलावा आपने देखा कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत में उसमें भी कस्टम ड्यूटीज को रेगुलाइज किया गया है. हमारे साथ प्रतीक जैन साहब हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के जानकार हैं. सर, क्या लगता है ये जो कस्टम ड्यूटीज घटी है इससे क्या फायदा होगा, किन किन चीजों में फायदा होगा? देखिए, गवर्नमेंट जैसे आप बता रहे थे कि मेक इन इंडिया को पुश करना चाहती है. तो जो टेलीफोन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेक्टर में काफी टाइम से एक फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम चल रहा था जिसके तहत जो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स हैं मोबाइल फोन की, उस पर ड्यूटी कम किया जा रहा था और मोबाइल फोन पे बढ़ाया जा रहा था. अब उन्होंने देखा कि भाई ये सेल्फ सस्टेन मोड में आ गया है, इंडिया से बहुत सारा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इस समय मोबाइल फोन के इंपोर्ट पे ड्यूटी को 20% से 15% कर दिया गया है. इससे मोबाइल फोन सस्ते होंगे सर? मोबाइल फोन जो इंपोर्टेड हैं वो सस्ते जरूर होंगे, लेकिन अब आप देखिए कि 90% से ऊपर जो मोबाइल फोन इंडिया में बिक रहा है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर हो रहा है. तो कुछ जो मोबाइल फोन बाहर से आ रही है वो जरूर सस्ते होंगी, लेकिन अब उन्होंने अब सिमिलर प्रोग्राम लाने की कोशिश की हेल्थ केयर सेक्टर में. अब वो बोल रहे हैं कि हेल्थ केयर में अगर आप इक्विपमेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मैं रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स पे आपको ड्यूटी रिलीफ गवर्नमेंट ने सही कि ड्यूटी रिलीफ मिलेगा, जिससे कि आप इंडिया में वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर. माफ कीजिएगा, गोल्ड और सिल्वर पे भी कुछ फैसला लिया है. महिलाओं के लिए क्या खुशखबरी है? देखिए, खुशखबरी है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर पे 10% जो ड्यूटी थी उसको घटा के 6% कर दिया गया है, जो एक 40% कम हो गया ड्यूटी. तो बाहर से जो गोल्ड आएगा उस पर जरूर उस पर राहत मिलेगी. और ये भी दर्शाता है शायद कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व सिचुएशन है वो काफी हेल्दी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो गवर्नमेंट शायद इतना बड़ा फैसला नहीं. बिल्कुल, आमिर आएंगे आपके पास, लेकिन खुशखबरी भी है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए बाहर से जो गुड. जी बिल्कुल आमिर, लेकिन एनके सर, एक राजनीतिक सवाल. हो सकता है कुछ लोग इसको कहें कि ये सरकार बचाओ बजट है. बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर जिस तरीके के एक के बाद एक ऐलान हुए हैं, क्या आप सहमत हैं इस बात से? मैं कुछ शहरों के नाम आपको बता देता हूँ: गया, नालंदा, राजगीर, बोध गया, वैशाली, पूर्णिया, पटना. इन सबका जिक्र वित्त मंत्री ने अपने भाषण में दोनों एंकर से तब से यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी तक ये सवाल आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा है, क्या मुझे खुद आना पड़ेगा. एग्जैक्टली यही है. इसमें अगर आप देखिए तो 1.5 घंटे के बजट में भाषण में किसी भी और स्टेट का कोई नाम नहीं है. 2 स्टेट्स के नाम आए, आंध्र प्रदेश, और कहा गया कि 15,000 करोड़ हम उसके नए कैपिटल के लिए दे रहे हैं. बिल्कुल सही, वैलिड चीज है. बिहार में जहां पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे रेट ऑफ अर्बनाइजेशन 10% है, लोएस्ट इन द वर्ल्ड, वहां पे आप हवाई अड्डा ला रहे हैं, वहां पे रोड्स ला रहे हैं. रोड तो एक अच्छी चीज है, ला रहे हैं.
वहां पे रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए आप बहुत सर्किट ला रहे हैं जी। तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों एलाइज जो है ये सरकार उसी पे टिकी हुई है। अगर ये दोनों एलाइज हाथ खींच ले तो सरकार गिर जाएगी, हालांकि इसके उम्मीद बहुत कम है। तो उन्होंने जम के पैसा बरसाया है इन दोनों पे, और खास करके बिहार पे। अगर आप क्योंकि बिहार में तो बीजेपी भी शासन में है ना, तो ये वास्तव में सरकार बचाओ बजट इसे कहेंगे आप, या पूर्वी भारत का विकास करने की गंभीर कोशिश? नहीं, चूंकि मैं बिहारी हूँ तो इसलिए बिहार को जो भी मिलता है मुझे लगता है अच्छा ही है। हाँ। लेकिन हकीकत ये है कि ये थोड़ा सा एक बार ऑकवर्ड तो लगता ही है। यूपी का नाम नहीं थे इस बार, किसी राज्य यूपी का नाम नहीं था इसमें, किसी राज्य का नाम? सिर्फ दो राज्य के नाम है और दोनों की सरकारों के भरोसे आपकी केंद्र की सरकार है। और उसमें भी आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर में दे रहे हैं बिहार को, जरूरत तो थी कि एजुकेशन में दे, जरूरत थी कि एक्स्ट्रा आप हेल्थ में दे, क्योंकि बिहार में बुरी हालत है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार में है, एजुकेशन की भी यही हालत है। तो लेकिन खैर आपने ये किया। अब इससे हट के अगर आप देखें पॉलिटिकल, इसमें कोई दो राय था, लेकिन सरकार की एक मजबूरी भी है। आप देखिए कि कैपेक्स में 11.5 लाख करोड़ देना, ये पिछली बार 10 लाख करोड़, और ये हम लोग लगातार शिकायत किया कि भाई कैपेक्स में आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कम खर्च कर रहे हैं। 11.5 लाख करोड़ किया, ये बिल्कुल वैलिड। अब सरकार पैसा लाए कहां से, अगर हर जगह टैक्स भी कम। हाँ, जो एक्सपेक्टेशन था कि कॉर्पोरेट टैक्स और खास करके जो सुपर रिच टैक्स है, जिसकी उम्मीद थी कि वो लगा के आप ऑब्विएट कर सकते हैं रिच पुअर डिवाइड को, जिसमें कि आपके पास मौकूफ कर लेंगे इतना फंड की एजुकेशन को, आप उसी पैसे से सुपर रिच टैक्स से जो बहुत मिनिमल है उससे आप एजुकेशन इंडिया की बेहतर कर सकते थे। मुझे लगता है कि वो अगर करते, और जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में है भी, चीख के कह रहा, प्रीफेस में कह रहा है कि लगातार कॉर्पोरेट का प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ा है, तो मुझे लगता है उनपे एक सुपर रिच टैक्स लगा के और एक स्लैब अलग से दे के या सरचार्ज लगा के आप ये पैसा ले सकते थे, जिससे एजुकेशन को फंड कर सकते। ठीक है, पॉजिटिव। मनोज सर, आयुष्मान में 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल हुए हैं, नहीं हुए हैं, ये तो मैं नहीं सुन पाया, मिस हो गया। लेकिन एक और ऐलान जो चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने किया था, वो कहा था कि मुद्रा लोन 10 लाख के से बढ़ाकर 20 लाख कर देंगे। वो इस बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया है। इसका क्या वाकई आपको बड़ा असर दिखता है? और एक और चीज, आईबीसी के तहत जो एनसीएलटी ट्रिब्यूनल्स हैं वो और ज्यादा खोले जाएंगे, डेट रिकवरी के संदर्भ में शायद वो बात वित्त मंत्री ने कही है, इसका क्या मतलब होगा? देखिए, ऐसा है कि पहले अगर हम आईबीसी की बात करें तो मेरे ख्याल से सरकार की जो सबसे सक्सेसफुल पॉलिसीज हैं उसमें से आईबीसी एक है। अगर आप देखें तो 2014 से पहले हमारे बैंक के बुरे हाल थे, चारों तरफ स्कैम चल रहे थे। और अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में एनपीए काफी ज्यादा थे, और जिन कंपनीज को लोन दिए हुए थे उन कंपनी की ये हालत थी कि उनके ऊपर डेट काफी ज्यादा थे, और काफी सारे केसेस में जो उनके प्रमोटर थे उन्होंने वो पैसा साइफन ऑफ भी किया था। तो जब ये कंपनियां एनसीएलटी में गई तो उसके बाद इनकी बैलेंस शीट साफ जो क्लियर होनी शुरू हुई, बैंक के एनपीएस कम हुए। तो ये मेरे ख्याल से एक नेचुरल स्टेप था कि ऐसी स्कीम जिसका इतना ज्यादा फायदा मिला है और जिसमें बेसिकली हर स्कीम में थोड़े बहुत ड्रॉबैक रहते हैं, तो इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि कई केसेस में इसमें टाइम काफी ज्यादा लगता था। तो अब सरकार ने बेसिकली उस टाइम को ही कम करने की कोशिश करी है, और उसमें जो लिटिगेशन कम से कम हो इस बात के लिए भी सरकार ने कोशिश की है। और जहां तक मुद्रा लोन की बात है तो सरकार का जैसे कि पूरा फोकस एम्प्लॉयमेंट में है, तो एम्प्लॉयमेंट में जहां 2 लाख करोड़ का एलोकेशन किया है, तो उसमें जो मुद्रा जो लोन है उससे भी 10 लाख से 20 लाख करना, वो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा कदम है। पर हमें ये देखना पड़ेगा कि अब तो भी मेरा ये मानना है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर या जो प्रॉपर जो टॉप क्वालिटी की जो जॉब्स हैं उसी पे हमारा फोकस होना चाहिए। अभी तक क्या होता था कि जो भी हमारा डेटा था हम लोग लाइवलीहुड को और जॉब्स को दोनों को हम लोग मिक्स करते थे, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो भी हमारे नंबर आते थे वो हम बताते थे। मेरे ख्याल से वो टाइम आ गया है कि लाइवलीहुड को हमें अलग करना पड़ेगा और जो जॉब्स को हमें अलग करना पड़ेगा, और जॉब का क्रिएशन ज्यादा से ज्यादा हो उस पर गवर्नमेंट का पूरा फोकस होना पड़ेगा, जो कि इस बजट में उन्होंने शुरुआत करी है। अब विशाल ठाकुर का भी एक बार रुख करता हूँ, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ किसानों के साथ मौजूद है। विशाल, किसानों के साथ मौजूद है, जरा किसानों से भी पूछिए, सरकार से जो उम्मीदें लेकर बैठे हुए थे, किसानों को वो सब कुछ मिला, कैसे देख रहे हो बजट?
देखिए बिल्कुल, जब हमने किसानों से बात की थी तो उनका कहना था कि हमें इस बजट से काफी उम्मीदें थी। हमारे साथ आप देख सकते हैं कितने किसान यहाँ पर मौजूद हैं। आज केंद्रीय बजट जो है पेश किया गया है, कितनी उम्मीदें थी आपको कि इस बजट से कि किसानों को थोड़ी राहत मिली? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ रुपया 1.5 लाख करोड़ किसानों के लिए रखा है। क्या मैंने खाता है 1.5 लाख करोड़ रुपया? कोई मैंने नहीं खाता। चलिए ठीक है विशाल, मैं आता हूँ आपके पास। इससे तो ज्यादा ये किसानों की नाराजगी दिख रही है, किसानों को वाकई इस बार जो उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं मिल पाया क्या? देखिए बहुत एक्सपेक्टेशन था क्योंकि रूरल सेक्टर, अभी आप देखिएगा इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है कि जो ट्रेडिशनल थिंकिंग था, डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री जो होता है, पहले कहा जाता है कि रूरल इकोनॉमी से आप यूथ को निकाल के मैन्युफैक्चरिंग में लाए, मैन्युफैक्चरिंग से वैल्यू एडेड में मतलब टर्शियरी सेक्टर में ले जाए, सर्विस सेक्टर में, ये प्रक्रिया होती थी। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा नहीं, इसको बदलना पड़ेगा और एग्रीकल्चर से आपको डेवलपमेंट को शुरू करना पड़ेगा। मुझे लगा था कि एग्रीकल्चर के लिए कुछ फोकस बिल्कुल डिफरेंट रहेगा और वो डिफरेंट ये होगा कि किसानों को जो इंसेंटिव है एग्रीकल्चर और एलाइड फंक्शंस के लिए, जैसे गो पालन है, एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है, इसके लिए एडिशनल काफी कुछ ट्रस्ट होगा, वो इस बजट में नहीं मिला है। तो ये जो सरदार साहब कह रहे थे, जो निराशा थी, वो मेरे ख्याल से अक्रॉस द कंट्री आप पाएंगे कि किसानों में इस बजट को लेकर बहुत उत्साह नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे किसान को डायरेक्ट उत्साह बढ़े कि वो प्रोडक्शन में जाए, चाहे वो एलाइड फंक्शंस करे। राजदान साहब, क्या आपको भी लगता है कि ये बजट जॉब ओरिएंटेड है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए और राइट एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अब अगर किसी इंडस्ट्रियल ट्रेड में किसी यंग आदमी को या औरत को ट्रेन किया गया है और उसको उस ट्रेड में आगे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, वो कोई चौकीदार